नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त हो चला है चुनाव से जुड़े हमारे खास पेशकश मुख्यमंत्री का, जिसमें सबसे पहले बात होगी हिमाचल की। तो हिमाचल प्रदेश चुनाव में प्रचार जोर पकड़ चुका है। सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी थी, तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में नजर आए। देवभूमि में अमित शाह ने कई रैलियां की। सबसे पहले चंबा में अमित शाह ने एक जनसभा की और उसके बाद मंडी के करसोग में हुंकार भरी और उसके बाद शिमला के कसुम्पटी में चुनाव प्रचार किया। सभी जगहों पर अमित शाह ने मिशन रिपीट की बात की है। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मित्रों, कांग्रेसी जब भी आते हैं घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार होता है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 2G, कॉमनवेल्थ, कोयला, 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटाले एक कांग्रेसियों ने करे थे। अभी पेट भरा नहीं है, पेट नहीं भरा है तो हिमाचल में आए हैं। अरे हिमाचल वालों, लोकतंत्र आया है। अब राजा रानी का जमाना नहीं रहा, जनता का जमाना आया है। हमने जो विकास के लिए काम करे ऐसी सरकार को चुनना है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी राजनीति के अंदर देश की सुरक्षा के लिए है, देश का दुनिया में सम्मान बढ़ाने के लिए है, देश के गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए है। आप मुझे बताओ, कांग्रेस पार्टी में मां बेटे के अलावा कोई दिखाई पड़ता है? अरे बोलो ना भाई, दिखाई पड़ता है क्या? अब हिमाचल में भी मां बेटे के अलावा कोई दिखाई पड़ता है क्या? अगर मां बेटों ने ही पार्टी चलानी है तो मेरे युवा साथियों, आपकी जगह कहां रहेगी? कश्मीर से धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? सुना ही नहीं पड़ता है, माताएं नहीं बोलती है। जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? 70 साल तक इस कांग्रेस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू की भूल को अपनी गोदी में झुलाने का काम किया। 370 को बचाकर उड़ी पर हमला हुआ, पुलवामा पर हमला हुआ। पाकिस्तान को मालूम नहीं था यहां सरकार बदल गई है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी। और मोहनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर करारा जवाब देने का काम देश के प्रधानमंत्री ने। तो मिशन रिपीट की बात करते हुए अमित शाह आपको नजर आए हैं और इसके साथ ही भारत 24 आज से हर सीट का विश्लेषण करके भी आपको दिखाएगा। यह विश्लेषण रिपोर्टर पर आधारित है और इसमें आपको हम यह भी बताएंगे कि किस सीट पर हालात क्या हैं। सबसे पहले आइए बात करेंगे चंबा जिले की, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। यानी कि इन 5 सीटों में से साल 2017 में बीजेपी ने अपना जादू चलाया था। 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस महज 1 सीट ही इसमें जीत पाई थी। यानी कि चंबा जिले की बात करते हैं, जिसमें कुल मिलाकर सीटों की संख्या 5, बीजेपी के पास 4, कांग्रेस के पास 1। चंबा जिले में जो 5 सीटें हैं और 5 में से किस पर किस पार्टी के विधायक चुने गए, उसकी डिटेल्स भी आपके सामने है। सबसे पहले इसमें बात करेंगे चुराह सीट पर, जहां पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था। भरमौर सीट पर भी बीजेपी ने कमल खिलाया था। चंबा में भी बीजेपी ने ही जीत हासिल की थी, लेकिन डलहौजी में बीजेपी का कमाल देखने को नहीं मिला था, क्योंकि यहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा भाटियात सीट पर भी बीजेपी ने कमल खिलाया था। 5 में से 4 सीट बीजेपी के नाम और 1 सीट है कांग्रेस के नाम।
तो ये तो आपने कुल मिलाकर एक 5 सीटों पर क्या स्थिति है वो देख लिया, लेकिन एक एक सीट का एनालिसिस भी आपको हम करके दिखाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे चुराह सीट की, जहां से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के वर्तमान विधायक हंसराज को एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से मौका दिया गया है, यानी कि हंसराज पर बीजेपी ने अपना भरोसा एक बार फिर से जताया है। बीजेपी की तरफ से लगातार रैलियां की जा रही हैं, स्टार कैंपेनर्स को मैदान में उतारा गया है और इन रैलियों में खास बात देखने को मिलती है कि भारी भीड़ नजर आती है, नारे लगते हुए सुनाई देते हैं, कमल खिलाओ की बातें सुनने को मिलती हैं। वहीं कांग्रेस के यशवंत सिंह खन्ना से मुकाबला होने वाला है बीजेपी के कैंडिडेट का, यानी जीत के लिए विकास के दावे बीजेपी उम्मीदवार की तरफ से किए जा रहे हैं। जो बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने आ रहा है वो विकास की बात करता है कि कैसे यहां पर विकास की बयार बहती हुई नजर आई है, लेकिन इसके साथ ही जो यहां पर वेटेज पॉइंट हंसराज का नजर आता है, यानी कि बीजेपी कैंडिडेट का, वो ये कि दलित वोटर्स पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है और इस सीट पर यानी कि चुराह सीट पर दलित वोटर्स जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकते हैं और हंसराज की दलित वोटर्स पर अच्छी पकड़ है। लगातार कैंपेनिंग बीजेपी की तरफ से की जा रही है और इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए तमाम पार्टियों की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है, जिसमें तमाम रैलियों की तस्वीरें हमने देखी, जनसभा की तस्वीर भी हमने देखी और सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस भी पूरी जोर आजमाइश में लगी है कि कैसे यहां की सीटों पर अपनी मौजूदगी को दर्ज करा सके। और आइए अब बात करेंगे भरमौर सीट की। भरमौर सीट के बारे में आपको बता देते हैं, 2017 में जिया लाल यहां से जीते थे, लेकिन इस बार पार्टी ने जिया लाल को टिकट नहीं दिया है, यानी कि जिया लाल का टिकट इस बार इस सीट से काट दिया गया है। साल 2017 में इस सीट से बीजेपी के जिया लाल ही जीते थे, यानी पार्टी को जीत दिलाने वाले कैंडिडेट का इस बार पत्ता साफ है। इस बार बीजेपी ने एक दूसरे चेहरे पर भरोसा जताया है और उनका नाम है डॉक्टर जनक राज। इस बार बीजेपी ने डॉक्टर जनक राज को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन जनक राज की एक खास बात यह है कि उनकी बहुत ही क्लीन इमेज है, एक बेहतरीन छवि के लिए डॉक्टर जनक राज जाने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर सिंह 5 बार यहां से जीत चुके हैं, यानी कि कांग्रेस ने भी ऐसे प्रत्याशी को इस सीट से उतारा है जो जीत दिला सकता है। 5 बार यहां से जीते हुए कैंडिडेट पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है, लेकिन यह भी है कि इनके कार्यकाल में विकास की अनदेखी के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिली थी, वोटर्स में नाराजगी देखने को मिली थी, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से जीत का परचम इस सीट पर लहराया गया था। लेकिन इस बार कैंडिडेट में बदलाव करते हुए, क्योंकि बीजेपी साफ कर चुकी थी कि परफॉर्मेंस आधारित टिकट वितरण होगा, जिसके बाद बीजेपी ने इस बार नए चेहरे को इस सीट से मैदान में उतारा है। और आइए अब बात करेंगे चंबा विधानसभा सीट पर बीजेपी की परंपरागत सीट। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से यहां पर कमल खिलता हुआ नजर आया है। चंबा में बीजेपी ही जीती थी और बीजेपी से नीलम नैयर मैदान में है। बीते अगर 1 दशक की बात करेंगे तो यह है बीजेपी की परंपरागत सीट। परंपरागत सीट के साथ अगर इसे सेफ सीट बीजेपी के लिए कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। साल 2017 में बीजेपी नेता पवन नैयर को यहां से जीत मिली थी। पवन नैयर पर यहां की जनता ने भरोसा जताया था और कांग्रेस के लिए बीजेपी का यह किला भेदना बड़ी चुनौती है। कैसे कांग्रेस इससे पार पाएगी, कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, कैसे बीजेपी की इस परंपरागत सीट पर अपना खाता खोले, कांग्रेस को इसके लिए पुरजोर कोशिश करनी होगी। नीलम नैयर को मिल रहे जन समर्थन से पार्टी कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और अभी से अपनी जीत बीजेपी इस सीट पर पक्की मान रही है, क्योंकि बीजेपी की ये परंपरागत सीट है, सेफ सीट है और यहां पर लगातार बीजेपी एक जन समर्थन जुटाने में कामयाब, रैलियों के जरिए, लोगों की भीड़ के जरिए उनके बीच में मौजूद रहते हुए नजर आ रही है। और आइए बात करेंगे चंबा जिले की ही भाटियात सीट की। आज ही इस सीट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, चुनावी रैली उन्होंने की, चुनावी हुंकार भरी और भाटियात सीट के बारे में आइए आपको कुछ डिटेल्स भी बता देते हैं। यह भाटियात सीट बीजेपी का एक मजबूत किला है, बहुत मजबूत बीजेपी की यहां कॉम्पिटेंसी है। विक्रम सिंह पिछले 2 चुनावों से यहां पर विधायक रहे हैं, चुनाव वो जीतते रहे हैं और जो भाटियात का युवा है वो बहुत बड़ी संख्या में सेना में नौकरी करता है। तो युवा वोटर्स पर अगर ये कहा जाए कि बीजेपी की पकड़ मजबूत नजर आती है तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन इन्हीं को कंपटीशन देने के लिए कांग्रेस की तरफ से कुलदीप सिंह पठानिया को मैदान में उतारा गया है, यानी कि दोनों के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। कांग्रेस कैसे बीजेपी की इस सीट पर सेंधमारी करती है ये भी देखना होगा। इसके बाद आइए अगली सीट की बात करेंगे और वो अगली सीट है डलहौजी सीट।
यहां पर बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति क्या है आपको यह भी समझा देते हैं। कांग्रेस की कद्दावर नेता आशा सिंह मैदान में है। आशा सिंह कद्दावर नेता कांग्रेस की मानी जाती हैं, यानी कि उनकी पकड़ इस सीट पर बहुत मजबूत है। पिछले चुनाव में बीजेपी नेता डीएस ठाकुर को इन्होंने मात दे दी थी, यानी कि बीजेपी से यह सीट कांग्रेस छीनने में कामयाब रही थी। साल 2017 की ही बात हो रही है, लेकिन वोटों का अंतर 556 का था। महज 556 वोटों से कांग्रेस जीती थी, बीजेपी इस सीट पर हारी थी और आशा सिंह 6 बार यहां से विधायक रह चुकी हैं, यानी कि आशा सिंह को यहां की जनता पसंद कर रही है। बीती 6 बार से उन्हें मौका दे रही है और इस बार कड़ी टक्कर की संभावना बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस अपनी मजबूती के सीट के दावे को बार बार दोहरा रही है और बीजेपी इसे भेदने की कोशिश कर रही है। तो हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उठापटक तेज है। टिकट बंटवारे के बाद बागी हुए नेताओं को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 4 पूर्व विधायकों समेत 5 नेताओं की बीजेपी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी है और इन सभी पर 6 साल तक पार्टी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के लिए रोक रहने वाली है। जिन नेताओं का निलंबन हुआ है वो सभी बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि ये सब बागी हो चुके हैं। हिमाचल में बागियों पर बीजेपी की सख्ती, बागी नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उठापटक तेज हो गई है। टिकट बंटवारे के बाद बागी हुए नेताओं पर बीजेपी सख्त हो गई है। बीजेपी बगावत करने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 लोगों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। 4 पूर्व विधायक सस्पेंड, प्रदेश उपाध्यक्ष भी सस्पेंड। बागियों पर बीजेपी सख्त। इन सभी पर 6 साल तक पार्टी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने पर रोक रहेगी। जिन नेताओं का सस्पेंशन हुआ है वो सभी बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने जिन नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया है वो हैं किन्नौर से पूर्व विधायक तेजवंत सिंह नेगी, आनी से पूर्व विधायक किशोरी लाल, इंदौरा से पूर्व विधायक मनोहर धीमान, नालागढ़ से पूर्व विधायक केएल ठाकुर और प्रदेश उपाध्यक्ष कृपालू परमार। विधानसभा चुनाव में बागी बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। 18 से ज्यादा नेता टिकट न मिलने से निर्दलीय चुनाव मैदान में है। यही हाल कांग्रेस में भी है, लेकिन बीजेपी को बगावत का सामना सबसे ज्यादा करना पड़ रहा है, जिस वजह से बीजेपी ने अब सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने बागी नेताओं को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब नहीं माने तो आखिरकार पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो हिमाचल चुनाव की कुछ सीटों पर जुड़ा हुआ ये विश्लेषण आपने देखा और इसी तरीके से मुख्यमंत्री में रोजाना इस राज्य की और साथ ही दूसरे राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं वहां की सीटों का विश्लेषण आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आइए अब हिमाचल के बाद गुजरात की करते हैं, यानी कि गुजरात चुनाव की तारीख का ऐलान तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इससे ठीक पहले केंद्र सरकार की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया गया। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया गया है। गुजरात के आणंद और मेहसाणा के लिए यह ऐलान किया गया। चुनाव से पहले केंद्र का बड़ा दांव, पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक बनेंगे अपने। गुजरात चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा दांव खेला है। केंद्र सरकार ने पड़ोसी देश के अल्पसंख्यकों को अपनाने का फैसला किया है। इंडिया में जब से हमें नागरिकता मिली है, हम इंडिया के बहुत आभारी हैं। इस नरेंद्र मोदी जी और ग्रीन अमित शाह सबके बहुत बहुत आभारी है। हम जब से इंडिया में आए तब से हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है और यहाँ की लेडीज़ के एज से हमें फ्रीडमता मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुजरात के 2 जिलों आणंद और मेहसाणा के लिए बड़ा ऐलान किया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। किन्हें मिलेगी नागरिकता? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई।
खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून 1955 के तहत नागरिकता देने का फैसला किया है, न कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक आनंद मेहसाणा में आए अल्पसंख्यक ऑनलाइन आवेदन करेंगे। जिला स्तर पर कलेक्टर आवेदन का वेरिफिकेशन करेंगे। कलेक्टर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास भेजेंगे। इसके बाद 1955 में बने कानून से नागरिकता दी जाएगी। सरकार के इस फैसले को पूर्व केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शानदार बताया और कहा कि ये उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जो CAA के नाम पर भ्रम पैदा करने की कोशिश करते रहे हैं। जो CEO को लेकर के कम्युनल कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए फिर से एक बार ये उदाहरण है। जो पश्चिम बंगाल के हों, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के जो पीड़ित प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक मतलब वहाँ के सिख हैं, वहाँ पर जैन हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं या और भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, वो जो जिन्हें पीड़ित और प्रताड़ित किया गया है, जो पूरी तरह से वहाँ पर कट्टरता के शिकार हो रहे हैं, उनको नागरिकता देने के लिए कहे। तो इसलिए एक बार फिर समझने की ज़रूरत है कि CAA नागरिकता देने के लिए है, नागरिकता लेने के लिए नहीं है। केंद्र का ये दांव बड़ा है क्योंकि CAA को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार को घेरने की जुगत में रहते हैं। गुजरात चुनाव की तारीख के ऐलान से ठीक पहले गृह मंत्रालय का ये कदम काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। राजस्थान का मनगढ़ धाम गुजरात से सटा हुआ इलाका है। आदिवासियों का यह प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। बीजेपी इस जनसभा और सम्मेलन के माध्यम से 3 राज्यों के 99 आदिवासी सीटों पर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस है गुजरात का। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम गए। मानगढ़ आदिवासियों का प्रमुख तीर्थ स्थान माना जाता है, जहां पर PM मोदी ने आदिवासियों को नमन किया और कहा कि भारत का अतीत और वर्तमान आदिवासी समाज के बगैर अधूरा है। देश इस समाज के बलिदानों का ऋणी है। भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता। हमारी आजादी की लड़ाई का भी पग पग इतिहास का पन्ना पन्ना आदिवासी वीरता से भरा पड़ा है। 1857 की क्रांति से भी पहले विदेशी हुकूमत के खिलाफ आदिवासी समाज ने संग्राम का बिगुल फूंका था। ये मोदी के मानगढ़ दौरे को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि जल्द ही गुजरात में चुनाव होने वाला है और गुजरात में आदिवासी वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं। कुल सीटों का 14.83% हिस्सा ST समाज के लिए सुरक्षित है। प्रदेश में 27 सीटें ST के लिए रिजर्व हैं। गुजरात में कुल आबादी में ST आबादी 89.17 लाख है। गुजरात की कुल आबादी का ये करीब 15% है। इनमें सबसे ज्यादा 42.15 लाख लोग भील समाज से हैं। गुजरात में हर 2 आदिवासी में से 1 भील है। जाहिर है बीजेपी का गुजरात में अनुसूचित जनजाति के वोटर्स पर पूरा ध्यान है क्योंकि 2017 के चुनाव में बीजेपी को इस कोटे की महज 10 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार बीजेपी इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहती। यही वजह है कि बीजेपी कमर कसते हुए आदिवासियों को लुभाने में लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक जनादेश की कोशिश में है और इसके लिए टारगेट भी फिक्स कर दिया गया है। इस टारगेट को पाने के लिए बीजेपी ने रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। बीजेपी ने अपने तरकश में एक नया तीर लेकर आई है। वो नया तीर आखिर क्या है और इसके जरिए मतदाताओं को कैसे लुभाने की कोशिश की जा रही है, ये रिपोर्ट देखिए।
गुजरात में चुनावी चौसर बिछनी शुरू हो गई है। शह और मात के लिए सभी सियासी पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। बीजेपी पिछले करीब 27 साल से गुजरात में सत्ता में है। ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक बार फिर से गुजरात में कमल खिलाने के लिए स्ट्रेटेजी बना रही है। वैसे तो बीजेपी के तर्कश में चुनाव जीतने के लिए कई बाण होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस तर्कश में एक नया तीर भी जुड़ गया है और वो है पन्ना समिति। अभी तक लोग पन्ना प्रमुख के बारे में जानते थे, लेकिन बीजेपी गुजरात चुनाव में पन्ना समिति का प्रयोग करने जा रही है। विधानसभा चुनाव में इस मॉडल के व्यापक प्रयोग की बात कही जा रही है। आखिर ये पन्ना समिति है क्या? ये जानने से पहले आपको पन्ना प्रमुख के बारे में जानना होगा। वोटर लिस्ट के एक पन्ने में अमूमन 30 वोटर्स होते हैं। पन्ने के दोनों तरफ मिलाकर 60 नाम होते हैं। पन्ना प्रमुख पर पेज में छपे वोटर से संपर्क करने का जिम्मा होता है। वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए मनाने की जिम्मेदारी होती है। इस मॉडल को सबसे पहले गुजरात में अपनाया गया, जिसका असर चुनाव में दिखा। गुजरात के बाद पन्ना प्रमुख वाला मॉडल पूरे देश में अपनाया गया। बीजेपी को फायदा हुआ। बीजेपी गुजरात में 2.5 दशक से ज्यादा वक्त से सत्ता के सिंहासन पर है। अब केंद्र में भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पिछले 8 साल से राज कर रही है। ऐसे में बीजेपी अब पन्ना समिति मॉडल को गुजरात की प्रयोगशाला में आजमाने जा रही है। बीजेपी के तर्कश में नए मॉडल का तीर। कितना कारगर होगा पन्ना समिति मॉडल? एक पन्ने पर 30 वोटर्स के नाम दर्ज होते हैं। अगर 5 वोटर्स को एक परिवार मान लें तो हर पन्ने पर 6 परिवार के वोटर्स होंगे। हर परिवार से एक सदस्य को मिलाकर समिति बनाई जाएगी, यानी 6 परिवार के 6 सदस्यों को मिलाकर समिति बनेगी। पन्ना समिति का काम अपने परिवार के साथ पड़ोसियों से संपर्क जुटाना है। परिवार के साथ साथ पड़ोसियों को भी बीजेपी के पक्ष में वोटिंग के लिए समझाना है। बीजेपी ने इस पर काफी पहले रणनीति बनानी शुरू कर दी थी और बताया जा रहा है कि आज गुजरात में 80 लाख से ज्यादा पन्ना समितियों का गठन किया जा चुका है। इन्हें बाकायदा पहचान पत्र दिया गया है। बीजेपी माइक्रो प्लानिंग के लिए जानी जाती है। पन्ना प्रमुख कॉन्सेप्ट लाकर पार्टी ने न केवल गुजरात में 27 साल से झंडा बुलंद किया हुआ है, बल्कि केंद्र में भी पिछले 8 साल से दमदार तरीके से शासन कर रही है। अब पन्ना समिति के तहत बीजेपी अपने आप को और मजबूती देने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।